हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले हम लोग आ रहा है कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। किसी भी किसी भी देश के लिए सबसे पहला जो जरूरी होता है वो राष्ट्र होता है। किसी भी व्यक्ति का जो सबसे पहला जरूरी होता है वो राष्ट्र होता है। तो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। तो बच्चों, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं कि अपने देश के प्रति लगाव को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने देश से प्रेम कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक ना। जो भी व्यक्ति अपने देश के प्रति लगाव रखता है तो वो उसका राष्ट्रवाद कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। जो राष्ट्रवाद है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का फल है। अगर पूछा जाए तो राष्ट्रवाद फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। ठीक ना। जो यही 1789 ईस्वी के बाद क्या किया था, यह हर यूरोप के हर देश में राष्ट्रवाद फैलाने का कार्य किया था। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। ये सभी लोगों को मिलाकर एक बनाती है, तब जाकर हम लोग का एक देश चलता है। मान लीजिए कि अगर इससे पहले अगर हम लोग पढ़ा जाए तो पहले आता था हम लोग का होता था, राजा होता था। हर हर देश के हर गांव का न एक राजा होता था। तो हर व्यक्ति का मेल जो मिलाप होता था तो अलग अलग होता था। लेकिन अब सबको हटाकर, यानी हर व्यक्ति को एक करके, हर व्यक्ति को मिलाकर एक करके जो हम लोग विकास किए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। यानी अपने देश के प्रति लगाव, हर व्यक्ति के अपना देश के प्रति लगाव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो है राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ था, तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से हो चुका था। तो बच्चों, पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण क्या होता है कि पुरानी बातों को भूलकर फिर से नई बातों को जानना, यानी पुरानी बातों को भूलकर फिर से नई बातों को जानना को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण। ठीक ना। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। जब नेपोलियन आया तो ये क्या किया था, 1789 ईस्वी के बाद से हर व्यक्ति में, हर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने लगा। 19वीं शताब्दी में यह तो उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इस कारण थी यथेष्ट और परिणाम भी युगांतकारी रहे। जो इसका परिणाम देखा जाए तो ये हर व्यक्ति, हर देश इससे अछूता नहीं रहा। हर देश इसके प्रभाव में आ गया और हर देश जो पहले गुलाम था, जो पहले किसी का उपनिवेश था, वो भी अपना युद्ध करके क्या होने लगा, एक होने लगा और सब अपने राष्ट्रवाद के लिए क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे, युद्ध होने लगा। अगर देखा जाए तो यूरोप में देखिए क्या बोल रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो फ्रांस में था, ये उस समय फ्रांस का क्या था, राजा था नेपोलियन, उस समय का वहाँ का शासक था नेपोलियन। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति के अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और साधारण की वस्तु बना दी। अभी भी अगर देखा जाए तो जो हम लोग का मीडिया होता है कि जो भी देश में कुछ गलत होता है तो आपके सामने रखता है, तो वैसे भी उस समय क्या चल रहा था, अखबार चल रहा था। हर देश में लोग क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है, तो सबको निकाल कर आपको, हर व्यक्ति के पास उसको न्यूज अखबार के द्वारा आप उन व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। यूरोप के यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नौ युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे इसी में बुक में कि जर्मनी और इटली के एकीकरण कैसे हुआ। तो इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को जानना है कि ये हुआ कैसे। आखिर ये जर्मनी कितने राज्यों में बांटा था, इटली कितने कितने भागों में बांटा था, इस सबको पहले हम लोग को देखना है, कौन बांटा था। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि जिसे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर शायद नेपोलियन नहीं आता तो हर देश अभी तक आजाद नहीं हुआ होता, क्योंकि यही जो था हर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रहा था, बीजारोपण कर रहा था। हर हर व्यक्ति में ये राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचा रहा था कि हर व्यक्ति अपना अपना राष्ट्र का निर्धारण करने, वहाँ का एक शासन हो, न कि वहाँ पर हर 20 को वहाँ का राजा हो। एक ठो राजा हो, वो पूरा देश को क्या करे, संभाले। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांस प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति बिछोड़ भी जगह। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई। लेकिन नेपोलियन के पतन के बाद हर व्यक्ति को जो राष्ट्रवाद की भावना ला रहा था, उन सबको क्या करने लगा, उन लोगों को जबरदस्ती दबाया जाने लगा कि उन लोगों को फिर से वही पुरानी जमाने में लाया जाने लगा कि किसी भी मतलब जो पूरा भी देश था, जो इटली था, इटली को फिर से क्या किया जाने लगा, तोड़ा जाने लगा। जर्मनी था, जर्मनी को भी तोड़ा जाने लगा।
जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने हर व्यक्ति को मिलाकर एक किया था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ, जो पहले जैसे था उसको पुनः फिर से उसी रूप में लाया जाने लगा। देखिए अगला फिर हम लोग क्या बोल रहा है, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति की निर्धारित करने वाले तत्व के रूप में उभर रही थी। लेकिन लोग के दिलों में अंदर ही अंदर ये क्या हो रहा था कि राष्ट्रवाद की भावना उठ रही थी, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं नेक्स्ट। सन 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ये भी हम लोग का बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि जो वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, ठीक ना बच्चों। चलिए ये कब किया था, तो 1815 ईस्वी में। जो घोर प्रतिक्रियावादी था, ये किसी की भी व्यक्ति का बात नहीं सुनता था, आप वो गलत निर्णय लेता था जब तक ये जिंदा था। यानी बच्चों अगर देखा जाए तो ये इसका जो शासन था मेटरनिक का, ये मेटरनिक का शासन 1815 से 1815 से लेकर 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक जब तक रहा तब तक किसी भी तरह का सुधार नहीं किया। इसका काम था कि जो आप पुराने जमाने में जी रहे हैं तो आपको वहीं से ही जीना है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। फिर बोल रहा है कि इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उसे शांति संतुलन को स्थापित करना जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। आगे देखिए हम लोग क्या बोल रहा है कि जो गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, जो ये फ्रांस की क्रांति थी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर क्रांति हुआ था तो फ्रांस की क्रांति हुआ था। इसके पीछे अगर देखा जाए तो अमेरिका की क्रांति, ठीक ना बच्चों। अगर हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे तो फ्रांस की पहले अमेरिका क्रांति, फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति, ठीक ना। जो ये फ्रांस की क्रांति थी, जो ये फ्रांस का जो देन था कि गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य था। जो आप पुराना जमाना से चलते आ रहे हैं तो इसका उद्देश्य किसी भी चीज में बदलाव नहीं था। आप जो पुराना युग में जी रहे, जो पुरातन व्यवस्था में आप जी रहे हैं, तो फिर से उसी व्यवस्था को आपको क्या करना था, जीना था, ठीक ना स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि अतः वियना सम्मेलन के मध्य से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। तो बच्चों आपको बताए थे कि जो ये नेपोलियन का ये जो मेटरनिक युग कब से कहलाता है, तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के युग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। अगर पूछा जाए कि मेटरनिक क्या था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये घोर प्रतिक्रियावादी था, यह किसी भी तरह के सुधार नहीं चाहता था। आपको पुरातन व्यवस्था में अगर आप जी रहे थे तो आपको पुरातन व्यवस्था में ये क्या बोल रहा था, आपको डाल रहा था, ठीक ना। अगर देखा जाए तो इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक से कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। बच्चों हम इसके पीछे भी बताए थे, जो ये मेटरनिक था, ये इटली को, जर्मनी को, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर देश को दे दिया था कि आप अपना लड़ाई न करें, आप उस पर अपना शासन कीजिए, अगला देश आप पे शासन करेगा। तो देख लीजिए हम लोग ये जो बोल रहा है इटली पर देखो इसको कितने कितने भागों में बांटना था। बस ध्यान से समझना बच्चों, अगर यहाँ आपको समझ में आ गया तो आप लोग यकीनन आप मानिए कि आपको ये पूरा चैप्टर 1 क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला बोल रहा है कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। जो ये सिसिली और नेपल्स था, ये किसको दे दिया था, फर्डिनेंड को दे दिया था। और रोम और उसके आसपास के क्षेत्र पोप को सौंप दिया था। जो रोम था उसको बच्चों किसको दे दिया था, पोप को दे दिया था। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हो गया। जो यही ऑस्ट्रिया था, ये जर्मनी और इटली को बार बार हस्तक्षेप कर रहा था। अगर ये भी क्वेश्चन हम लोग का बोलता है, जो सबसे बड़ी बाधा अगर देखा जाए, अगर जर्मनी और इटली के क्रम में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, तो ऑस्ट्रिया थी। ये छोटा सा देश था और क्या करता था, दोनों पर बार बार आक्रमण करता था, ठीक ना बच्चों। और हम लोग अगला देख रहे हैं, हम लोग अगला देख रहे हैं कि जो परमा मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया और जेनेवा सर्डिनिया पिंडमाउट के राज्य में सम्मिलित कर दिया जाए। जो ये सर्डिनिया था और ये जेनेवा था, ये इटली में ही रह गया। ये जो क्या था, इटली में रह गया। चलिए इसके पीछे एक बार और रिवीजन कर लिया जाए। सिसिली नेपल्स किसको दे दिया, बुर्बो को दे दिया। अगर अगला दिया जाए तो रोम किसको दे दिया, पोप को सौंप दिया गया।
लोम्बार्डी वेनेसिया ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, परमा मोडेना टस्कनी हैप्सबर्ग को दे दिया, और जो जिनेवा सोर्डिनिया पिंडमाउंट जो किसके पास रह गया, तो वो तो इटली के पास ही रह गया। और यही जो सबसे बड़ी गलती हुआ मेटरनी का, कि जो ये सोर्डिनिया पिंडमाउंट एक उसमें बड़ा राज्य था सोर्डिनिया पिंडमाउंट, और यही जो सोर्डिनिया पिंडमाउंट था, इसी ने क्या किया था कि इटली को क्या किया था, ये इटली को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाया था, यही इटली को एकीकरण करने का सबसे बड़ी योजना बनाया था। अगर शायद अगर सोर्डिनिया और पिंडमाउंट को भी अलग कर दिया जाता तो उस समय थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता, उस समय ज़्यादा दिक्कत होता, इटली को एकीकरण होने में ज़्यादा दिक्कत होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार समाप्त किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। जो जर्मनी था, जर्मनियों को 39 राष्ट्रों में बांट दिया और लोगों में ये बांट दिया कि उन लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम न जगे। अगर राष्ट्रवाद के प्रति अगर प्रेम जग जाता तो यकीनन वहाँ पर युद्ध होता, और आगे हम लोग इसके वीडियो में देखेंगे कि कैसे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। मेटर्निक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। जो मेटर्निक ने किया था फ्रांस में पुरातन व्यवस्था, आपको बताए थे बच्चों कि पुरानी समय से आ रही व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातन व्यवस्था। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन देखा जाए तो लेकिन जो यह व्यवस्था थी अस्थायी साबित नहीं हुई, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। और जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे 1848 के बाद मेटर्निक का पतन होता है, तो हर वहाँ के जो लोग थे, जो यूरोप के थे, ऑस्ट्रिया के थे, जो जर्मनी के थे, उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापना किया गया। फिर से किस वंश को स्थापना किया था, क्वेश्चन हम लोग पूछता कि किसको किस राजवंश को पुनः स्थापना किया गया था, तो वो कौन सा वंश था, बुर्बो राजवंश। तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदले हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसे प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। जो अगला जो चांसलर जो फ्रांस का बना सम्राट, जो सम्राट कौन था बच्चों, उस सम्राट का नाम था क्या था, लुई 18वां। वो पुरातन व्यवस्था को क्या किया, जो पुरातनी पंथी आ रही थी उसको क्या किया, थोपने का ना, उसको बदलने का प्रयास किया। ठीक ना। और वहाँ के लोगों बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर लोगों को बात सुनने का काम किया और सभी लोगों को मिलाकर एक करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से अगला बोल रहा है कि इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे, चार्ल्स 10वां के शासनकाल में। फिर एक आया, इसके बाद ये जब चला गया तो फिर बोल रहा है कि चार्ल्स 10वां के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। तो जो 1830 की क्रांति थे बच्चों, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। थैंक यू।